संसद में मानसून सत्र आज हंगामे के साथ शुरू हुआ। विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। वहीं आज सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के तेवर काफ़ी बेहद तल्ख नज़र आ रहे हैं। संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष के पास इस बार सरकार को घेरने के लिए कई बड़े मुद्दे हैं, जिनमें राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, देशव्यापी पेपर लीक का मुद्दा सबसे ऊपर। इसके अलावा विपक्ष परिसीमन, FCRA विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम संशोधन विधेयक, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन का भी कड़ा विरोध कर रहा है। विपक्ष के भारी हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई में लगातार व्यवधान आ रहा है और सरकार के लिए इन महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करना एक बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है। विपक्ष के आक्रामक तेवरों को देखकर यह साफ है कि इस बार मानसून सत्र का सफ़र सरकार के लिए आसान नहीं होने वाला है और आने वाले दिनों में सदन के भीतर हंगामा और तेज देखने को मिल सकता है। मैं अपने कैमरामैन साथी नैतिक के साथ दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज सैकड़ों की संख्या में छात्र और तमाम संगठन के लोग पहुंचे और ऐसे में CJP के प्रोटेस्ट में शामिल हुए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठियां भी भांजनी पड़ी, जिसके बाद से जो माहौल है वो शांत हुआ। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे प्रदर्शनकारियों और दिल्ली पुलिस के बीच आज सीधी झड़प हो गई। देखते ही देखते प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया, जिसके बाद स्थिति को काबू करने के लिए दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजना शुरू कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए प्रदर्शनकारियों को दौड़ा मौके से खदेड़ दिया। इस झड़प में कुछ लोगों को हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं। फिलहाल जंतर मंतर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं ताकि स्थिति दोबारा ना बिगड़े। जंतर मंतर पर CJP का प्रोटेस्ट कर रहे लोगों का साफ तौर पर कहना है आज हम जो है मार्च संसद यानी कि पार्लियामेंट तक जाएंगे, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और तमाम जो एजेंसियां हैं वहां डिप्लॉय की गई थी और ऐसे में जो भीड़ चाहे अलग राज्य की बात करें या अलग जिलों से बात करें जो वहाँ आई थी, उनको खदेड़ने का काम किया और संसद तक पहुँचने तक जो है भारी पुलिस बल और बैरिकेड लगाया गया ताकि जो छात्र हैं, जो अन्य संगठन के लोग हैं, वहाँ तक ना पहुँचे। दिल्ली में अनशन पर बैठे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तरफ से प्रशासन के सामने 3 मांगे रखी गई हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार उनकी 3 मांगे मानेगी तभी वो अपना अनशन खत्म करेंगे। दिल्ली में आज कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के साथ साथ अगर हम जिक्र करें तो जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना आंदोलन वापस लेने, अनशन तोड़ने के लिए 3 शर्तें बनाई हैं। वांगचुक की पहली मांग है कि देश में शिक्षा सुधार और हाल ही में हुए पेपर लीक मामलों पर सरकार को पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। उन्होंने दूसरी शर्त रखी है कि देश के सांसद उन्हें संसद में इन मुद्दों को उठाने का स्पष्ट आश्वासन दें। वांगचुक ने यह भी कहा है कि अगर स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे खुद संसद नहीं पहुंच पाते हैं तो नेता और सांसद खुद अस्पताल आकर उनसे मुलाकात करें और उन्हें भरोसा दिलाएं कि वे संसद के भीतर शिक्षा और पेपर लीक के इस मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे। सोनम वांगचुक का ये प्रदर्शन लगातार जारी है और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन पूरी दिल्ली में छात्रों ने किया और अनशन में ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जब प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोला और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। सपा सांसद डिंपल यादव ने संसद परिसर से जंतर मंतर तक मार्च निकालकर सोनम वांगचुक और छात्र आंदोलन का समर्थन किया। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को राजधानी में CJP के छात्र आंदोलन को विपक्ष का खुला समर्थन मिला। आंदोलन के समर्थन में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने पार्टी के अन्य सांसदों के साथ संसद परिसर से जंतर मंतर तक मार्च निकाला। यह मार्च सोनम वांगचुक और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में आयोजित किया गया। मार्च के दौरान विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार से छात्रों की मांगों पर बातचीत शुरू करने और उनकी चिंताओं का समाधान करने की अपील की। इस दौरान डिंपल यादव ने कहा कि देश का युवा अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन सरकार उसकी बात सुनने और संवाद करने को तैयार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के इस रवैये से छात्रों पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नीट परीक्षा को लेकर BJP पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा में अहंकार है, उन्हें बच्चों की बात सुननी चाहिए। नीट में इतना बड़ा घोटाला हुआ और आज भी लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं। पिछले कुछ दिन में कई विपक्षी नेता जंतर मंतर पहुंचकर CJP आंदोलन के समर्थन में अपनी एकजुटता जता चुकी है। समाजवादी पार्टी भी पहले सोनम वांगचुक से मुलाकात कर छात्रों के मुद्दों को संसद के भीतर उठाने की भरोसा दे चुकी है। नीट यूजी 2026 री एग्जाम के नतीजों पर एक बार फिर विवाद गहरा गया है।
छात्र अपने अनुमानित और एनटीए के घोषित अंकों में बड़े अंतर का आरोप लगा रहे हैं। एनटीए की ओर से 16 जुलाई की रात घोषित किए गए नीट यूजी 2026 के री एग्जाम के नतीजों के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। 26 जून को की दोबारा परीक्षा देने वाले कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया है कि उनके खुद से निकाले गए स्कोर और एनटीए के आधिकारिक रिजल्ट में भारी अंतर है। री एग्जाम रिजल्ट के आने के बाद छात्रों ने अपने अनुमानित अंकों और फाइल रिपोर्ट कार्ड के बीच बड़े अंतर के उदाहरण साझा किए हैं। कानपुर की उम्मीदवार आर्या सिंह ने बताया कि उन्होंने आंसर के आधार पर 609 अंक जोड़े थे, लेकिन पोर्टल पर पहले उनके 540 अंक दिखे और फिर अचानक घटकर 167 हो गए। वहीं लखनऊ की प्रतिवत त्रिवेदी को प्रोविजनल आंसर की ये मिलान के बाद करीब 640 अंक मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें केवल 38 अंक ही मिले। और भी कई उम्मीदवारों ने इसी तरह के आरोप लगाए हैं। दूसरी तरफ एनटीए का कहना है कि कई शिकायतों में जमा की गई ओएमआर शीट से छेड़छाड़ मिली है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों के आरोप तकनीकी गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहे हैं या फिर एनटीए का फर्जी और एआई जनरेटेड ओएमआर शीट वाला दावा सही साबित होगा। फिलहाल एजेंसी जांच की बात कह रही है, लेकिन लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस विवाद पर सभी की नजरें टिकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बाराबंकी का दौरा था, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी को 542 करोड़ की 82 परियोजनाओं की सौगात दी और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को भी संबोधित किया, जहां पर विपक्ष पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जमकर निशाना साधा गया। बाराबंकी में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन सांस्कृतिक विरासत, कानून व्यवस्था, धार्मिक स्थलों के विकास, रक्षा उत्पादन और पिछली सरकारों की नीतियों को लेकर विपक्ष को घेरा। साथ ही लोधेश्वर महादेव मंदिर कॉरिडोर के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोधेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन कर उन्हें आत्मिक आनंद की अनुभूति हुई। बाराबंकी की पहचान भगवान लोधेश्वर महादेव, पारिजात वृक्ष और हॉकी के महान खिलाड़ी केडी सिंह बाबू जैसे ऐतिहासिक धरोहरों से है, लेकिन आजादी के बाद लंबे समय तक विरासतों की उपेक्षा की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी की रोशनी लोधेश्वर महादेव मंदिर तक नहीं पहुंच सकी, जबकि उस दौर में कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल के लिए धन की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने घोषणा की कि भगवान लोधेश्वर महादेव मंदिर के भव्य कॉरिडोर के निर्माण के लिए सरकार ने धनराशि स्वीकृत कर दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए एजेंडे को भी साफ तौर पर तय कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर बताया कि महादेवा कॉरिडोर को भी अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तय पर बनाया जाएगा और इसी का संकल्प मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया और जिसका आकार भी अब कॉरिडोर साफ तौर पर लेता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ में विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। इस्लामिक स्कॉलर मौलाना जर्जिस अंसारी का श्री कृष्ण को मुस्लिम बताने वाले बयान के बाद अब मौलाना मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। मौलाना जर्जिस अंसारी ने अपने एक संबोधन और वायरल वीडियो में दावा किया था कि भगवान श्री कृष्ण असल में मुसलमान थे और वे 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक का हवाला देते हुए कहा कि उसमें जिस अध्याय का साधना का जिक्र वे असल में नमाज ही है। इतना ही नहीं, मौलाना ने भगवान श्री राम को लेकर भी ऐसे ही दावा करते हुए कहा कि इन महापुरुषों ने इस्लाम की शिक्षाओं को ही आगे बढ़ाया था। मौलाना के इस बयान के सामने आते ही देश भर के संतों और हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश फैल गया। विवाद तुल पकड़ने के बाद मौलाना जर्जिस अंसारी की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि वीडियो वायरल होने और पुलिस की कार्रवाई की सुगबुगाहट के बाद से मौलाना इटावा से फरार चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस उनकी तलाश में लगातार जुटी हुई है। संत समाज और हिंदू संगठन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पुलिस ने दर्ज एफआईआर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब देखने की बात होगी कि मौलाना जर्जिस अंसारी के खिलाफ आगे की कार्रवाई क्या होती है। सहारनपुर से हिंदी खबर के लिए बख्तियार रहमान। लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब प्रशासन का बुलडोजर एक्शन मोड में आ गया है। हादसे वाले जर्जर इमारत को ढहाने की प्रक्रिया काफी तेज कर दी गई है। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बीते 10 जुलाई को ही
इस विवादित और खतरनाक हो चुकी इमारत को गिराने का सख्त आदेश जारी किया था, जिसके लिए 15 दिन का समय तय किया गया था। समय सीमा नजदीक आते ही अब इस इमारत को जमींदोज करने की तैयारियां तेज हो गई है। इमारत के भीतर मौजूद पेट शॉप के स्टॉक और अन्य सभी सामानों को बाहर निकालने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। किसी भी प्रकार के विरोध या सुरक्षा व्यवस्था को भंग होने से रोकने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। विजुअल्स में साफ देखा जा सकता है कि प्रशासनिक अमला मुस्तैदी से काम में जुटा हुआ है। हादसे के बाद से प्रशासन की ये मुस्तैदी साफ करती है कि अवैध और खतरनाक इमारत को लेकर अब कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। 15 दिन की मियाद पूरी होते ही इमारत को ध्वस्त कर मलबे को साफ कर दिया जाएगा। कैमरामैन मनोज के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ।